नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये यूट्यूब पर साइंस के एमसीक्यू को मैं करवाऊंगा, डिटेल में करेंगे। बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो पहला वीडियो है उसमें कोशिश करेंगे कि हार्मोन्स, सेल बायोलॉजी और कोशिका जीव विज्ञान जिसको कहा जाता है, हार्मोन्स, सेल बायोलॉजी और विटामिन से जुड़े हुए सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए तसल्ली से, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ करके देखिएगा। शायद ही कोई साइंस के इतने अच्छे एमसीक्यू आपको करवाएगा यूट्यूब पर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। आप बीपीएससी दें, यूपी का एग्ज़ाम दें, एसआई का एग्ज़ाम दें, सभी जगहों पर ये आपको काम आएगा। तो इसलिए डिटेल में देखिएगा और ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। अपना टेस्ट सीरीज भी चल रहा है 71 बीपीएससी को लेकर के, टेलीग्राम पर ही सबसे बेहतरीन टेस्ट में से एक है। मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, आपको लगा कर दिखा देता कि टेस्ट के बारे में क्या बच्चों का राय है। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको जुड़ना हो तो सबसे बेहतर और सबसे कम प्राइस पर आपको मिल जाता है। और 72 बीपीएससी के लिए डेली आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम अभी से ही शुरू कर दिया है। नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा तो 1 साल प्रिपरेशन करेंगे, तभी जाकर आप अगले साल प्रिपेयर हो पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। जुड़िएगा, जुड़ना हो तो। ओके, देखिए पहला सवाल आज का क्या है कि डीएनए प्रतिकृति, जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो एटीपी जो होता है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी सोर्स होता है किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए हेलिकेस, इन दोनों के लिए प्राइमरी जो एनर्जी का स्रोत होता है वह कौन सा होता है? वो एटीपी ही होता है। सेल बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल बड़ा ही आसान सा है कि कोशिका का पावर हाउस किस अंगक को कहा जाता है? विच इज, किसको क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहा जाता है। तो सेल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसका अपना डीएनए भी होता है, इसका अपना ऊर्जा उत्पादित जो शरीर में होती है ना, वो यहीं पर होती है। एटीपी ऊर्जा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो यहीं पर उत्पादित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाएगा। सेल को यहीं से ऊर्जा मिलती है और सेल से ही किसी भी बॉडी का निर्माण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से एटीपी का उत्पादन करता है। अभी मैंने आपको एटीपी पूछा था, एटीपी का उत्पादन यहीं पर होता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण प्रोटीन का निर्माण के दौरान राइबोसोम्स तक एमिनो एसिड को कौन सा आरएनए ले जाता है? किस प्रकार का कौन सा आरएनए ऐसा है जो कैरी करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान टीआरएनए जिसको कहा जाता है, यह राइबोसोम तक एमिनो एसिड को पहुंचाने का काम करता है, जिसके पश्चात प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे सेल का निर्माण होता है। उसके बाद से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग का निर्माण होता है और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, इसको कहा जाता है टीआरएनए कहा जाता है इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी हो? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने जीवन में कहीं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो सॉरी, लेकिन आपको रटना ही पड़ेगा अंत समय में। अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊं। थोड़ा बहुत बायो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ी हुई है, बाकी 10-12 तक तो 12th में भी बायो नहीं था मेरा सब्जेक्ट, लेकिन बाद में पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि जा कर के बेसिक से पढ़िए, क्योंकि समय अभी कम है। लेकिन सेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान करके चैप्टर ही होगा, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि बेसिक होता है बायो का वो। तो फॉस्फोलिपिड्स होता है जो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से इसी की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, वह इसी की बनी होती है।
अगला सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किससे प्राप्त होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मदर है, ये फादर है। तो मदर से, ये फादर है ना, ये मदर है, तो मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चों में जाते हैं। तो यह माता से प्राप्त होता है, माता से प्राप्त होता है। आपने 3 पेरेंट्स बेबी का नाम सुना है क्या? अगर किसी के माता के अंदर कोई जेनेटिक बीमारी होती है, तो अगर वो बीमारी अपने बच्चों तक वो नहीं ले जाना चाहते हैं, तो बाकी सभी चीज़ें तो सही रहती है। अगर यहाँ पर किसी और फीमेल को हम लोग शामिल कर लेंगे, यहाँ पर किसी और फीमेल को हम लोग शामिल कर लेंगे और माता का माइटोकॉन्ड्रियल ले लें, माता का डीएनए ले लेंगे। इस जो तीसरी फीमेल है, इसका हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं, इसका हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं और उसका फिर अधिरोपण कर दिया जाता है। फिर से मैं समझा देता हूँ इसको, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बेसिक से फिर से समझ लेते हैं। 3 पेरेंट बेबी इसको कहा जाता है। यह है फीमेल, मदर है, यह फादर है, ठीक है, ये और ये तीसरी महिला है, फीमेल है। माता के माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोई समस्या होती है तो मदर से एग ले लेते हैं, एग ले लिया, पेरेंट्स के साथ मतलब फादर के साथ उसको निषेचित करके तीसरे फीमेल में अधिरोपित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है ना, जो मदर में माइटोकॉन्ड्रियल कोई बीमारी थी, जहाँ पर ऊर्जा उत्पादन होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ कोई बीमारी था, तो वो उस बच्चे में नहीं आएगा। बाकी सभी आनुवांशिकता उसके मदर फादर से ही मैच होगा, बस उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तीसरे फीमेल से हमने ले लिया है। तो रूप रंग सब कुछ उसके मदर फादर जैसा ही होगा और वो बच्चा स्वस्थ भी होगा, क्योंकि उसको स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मिला है तीसरे से। तो इसको 3 पेरेंट्स ने मिलकर के इसको जन्म दिया है, तो इसलिए उसको 3 पेरेंट बेबी कह दिया जाता है। ये मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, यूपीएससी मेन से पूछा जा चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए को खोलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान किस एंजाइम के उपयोग के द्वारा डीएनए के हेलिक्स को खोला जाता है? तो यह किसका हो जाएगा? हेलिकेज इसको कहा जाता है, एंजाइम को। हेलिकेज डीएनए के डबल स्टैंड को बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ देता है। आपने इस प्रकार का डीएनए का फोटो देखा है क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको तोड़ देता है ये एंजाइम, जिससे ये जो हेलिक्स दिख रहा है आपको, ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। इसके लिए कौन सा होता है? तो हेलिकेज नामक एंजाइम का उपयोग होता है, हेलिकेम नामक एंजाइम का उपयोग होता है। इसका आंसर हेलिकेज हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक जानकारी को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा तक कौन सा आरएनए ले जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा तक कौन सा आरएनए ले जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एमआरएनए का काम होता है, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सी हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में इसका उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है उत्पादित होता है, बनता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोशिका चक्र का कौन सा चरण डीएनए की प्रतिकृति के लिए जिम्मेदार होता है? विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है एस फेज। एस फेज इसको कहा जाता है। इस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि कॉपी बनता है उसका। सामान्य भाषा में बोले तो क्या होता है? कॉपी बनता है उसका, जिससे आनुवांशिक सामग्री दोगुनी हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, एस फेज इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए में एडेनिन ए किसके साथ जोड़ी बनाता है? एडेनिन ए, डीएनए में एडेनिन होता है ए, जो थाइमीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या अपने आस पड़ोस में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है क्या? आपने कभी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली चीज़ों को छुआ है क्या? हर किसी ने छुआ होगा। मैं समझाऊं क्या? आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, आइसक्रीम जिसमें लकड़ी की डंठल लगी होती है, तो लकड़ी की डंठल पर आइसक्रीम क्यों चिपकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ही लकड़ी पर वो आइसक्रीम चिपकी हुई रहती है, नहीं तो प्लास्टिक पर अगर आप उसको डालेंगे तो फिसल के गिर जाएगा। इसीलिए आइसक्रीम में जो डंठल के रूप में ना लकड़ी का उपयोग किया जाता है, इसी कारण से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थाइमिन के साथ में जोड़ी बनाता है, थाइमिन के साथ में जोड़ी बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए कहाँ पर पाए जाते हैं?
वेयर आर द राइबोसोम्स फाउंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में ये उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से क्या बनता है? तो इससे आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का, डीएनए में जो जेनेटिक जानकारी है ना, इसको हम लोग कॉपी करते हैं आरएनए में, और फिर इस आरएनए का उपयोग कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड चक्र कहाँ पर होता है? बाहरी झिल्ली में, आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस में, स्पेसिस मतलब अंतर झिल्ली स्थान में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। सिट्रिक एसिड चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोसिस का अंतिम परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस से दो समान डॉटर सेल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीएनए क्षति को ठीक करने के लिए कौन सा तंत्र सबसे आम माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस एक्सीजन मरम्मत, यानी कि ये जो होता है डीएनए की क्षति अगर हो गई है, कुछ उसमें एरर आ गया, कुछ खराब हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह छोटे गैर हेलिक्स विकृत करने वाले बेस क्षतियों को ठीक करता है और उससे फिर डीएनए सही हो जाता है, उसको रिपेयर कहा जाता है डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आरएनए संश्लेषण, आरएनए बनने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है, जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण के बाद प्रोटीन को संशोधित करने वाले अंगक कौन से होते हैं? यह इसको कहा जाता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण इसको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोल्जी उपकरण प्रोटीन को संशोधित पैकेज व परिवहन करता है, ये गोल्जी उपकरण का ही काम होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आनुवांशिक कोड में कितने कोडॉन्स होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 कोडॉन्स होते हैं। आनुवांशिक जो जेनेटिक कोड होता है उसमें 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें 61 एमिनो एसिड के कोड होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के माध्यम से सक्रिय परिवहन के लिए क्या आवश्यक होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू में अगर आपको परिवहन सक्रिय रूप से करना है, आपको नहीं करना होता है, सेल के अंदर ये सारी घटनाएं होती है, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव कोशिकाओं में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 46 के करीब में होते हैं, 46 होते हैं। 23 जोड़े बनते हैं, 23 जोड़े बनते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें XX का पेयर जो होता है ये फीमेल का होता है, और XY का पेयर जो होता है यह मेल का होता है, मेल का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये XX और XY में परिवर्तन हो जाए तो आपने सुपर ह्यूमन देखा होगा, कमज़ोर ह्यूमन देखा होगा, तो अलग अलग ट्रांसजेंडर्स देखा होगा, तो वो सब इसी क्रोमोजोम्स का ही खेल होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किन से बनी होती है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल कहा जाता है उसको, ये किसकी बनी होती है? सेल वॉल। सेल के बाहर का जो भाग होता है सेल वॉल, यह प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यह पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यह जीवों में, इंसानों में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है कि डीएनए प्रतिकृति में प्राइमर बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? प्राइमर यानी कि अगर ये डीएनए है, तो यहाँ से शुरुआत होगा डीएनए का, यहाँ से शुरुआत होता है, तो शुरुआत का बनाने के लिए इसी को प्राइमर कहा जाता है। सामान्य भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? इसको प्राइमेज कहा जाता है। प्राइमेज नामक एंजाइम होता है जो प्राइमेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान छोटे आरएनए प्राइमर को बनाता है और इसी से मिलकर के पूरा फिर आरएनए का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो यह आंतरिक झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में स्थित होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि यूकैरियोट्स में एमआरएनए की प्रोसेसिंग में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए यूकैरियोट्स? तो इसमें कौन सा शामिल होता है? इसका आंसर होगा ए 5 कैपिंग एवं पॉली 8, यही शामिल होता है। इसका क्या तात्पर्य है? ये एमआरएनए है, ठीक है। इसकी शुरुआत जहाँ पर होगी वहाँ पर 5 टेल होंगे और इन 5 टेल पर मिथाइल गोआसिन, इसका मैं सही नाम देख करके बता देता हूँ, इसको कहा जाता है मिथाइल गवानोसिन कहा जाता है। इसके 7 अणु एमआरएनए जो शुरू होगा ना उस पर जुड़े होते हैं।
टेल लगा हुआ यानी कि जहाँ पर एमआरए एंड हो रहा होगा वहाँ पर 3 सिरे पर एडेनिन नामक प्रोटीन लगा होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कठिन सवाल हो गया। ये सबसे कठिन सवाल अगर ये पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा सेल बायोलॉजी से, इससे ज़्यादा डीप वो नहीं जाएगा। तो सबसे डीप तक मैं आपको ले गया हूँ। 50 सवाल तो करीब में सेल बायोलॉजी से होंगे, उसके पश्चात से विटामिन शुरू होगा। कोशिका चक्र में माइटोसिस के बाद क्या होता है? तो माइटोसिस के बाद साइटोकोइसिस इसको कहा जाता है, साइटोकाइनोसिस कहा जाता है। यही परफॉर्म होता है माइटोसिस के बाद साथ, जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? बड़ा ही आसान सा सवाल है, वॉटसन एंड क्रीक ने किया था। यह सवाल आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो वृत्तीय होती है इसकी संरचना वृत्तीय होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से निष्क्रिय परिवहन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? व्हाट इज द नॉट रिक्वायर्ड फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। निष्क्रिय परिवहन में पदार्थ सांद्रता प्रवणता अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी एनर्जी, यह किस में होता है? तो निष्क्रिय परिवहन में इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें कोशिका में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्रोमोसोम्स में डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हिस्टोन कहा जाता है, हिस्टोन्स कहा जाता है। हिस्टोन्स डीएनए को न्यूक्लियोम्स में पैक करते हैं, ये इसको हिस्टोन्स कहा जाता है। जीन अभिकृति का व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन? जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण क्या होता है? इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन का पहला चरण जो होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। इसमें किसका निर्माण होता है? डीएनए से एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने डीएनए अणु आमतौर पर पाए जाते हैं? तो कई मल्टीपल पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सा हो, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के सेलुलर डीएनए पाए जा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेनी डीएनए हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने डीएनए अणु आमतौर पर होते हैं? तो एक नहीं होते हैं, मल्टीपल होते हैं और सेलुलर होता है इनका डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सेलुलर होता है। लाइजोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। सेल के अंदर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका अब काम नहीं है उनको ये पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाइजोसोम्स का यही सबसे मुख्य काम है। डीएनए में उत्परिवर्तन का सबसे आम कारण क्या है? यह पूछा गया है आपसे। तो विकिरण, रेडिएशन, रासायनिक प्रदूषण, प्रतिकृति की त्रुटियां यानी कि रेप्लिकेशन एरर, इन सभी के माध्यम से डीएनए में क्या हो सकता है? तो म्यूटेशन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि कौन से कार्य करने से जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि आपके डीएनए में कुछ न कुछ परिवर्तन आ सकता है, खराब हो सकता है या उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सवाल पूछा गया, तो उसमें बहुत सारे उद्योग दिए गए थे, पेंट उद्योग, शीशा उद्योग, कोयले का उद्योग, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। तो यूपीएससी पीवाईक्यू लगाएंगे तो वहाँ पर वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये एमसीक्यू पसंद आ रहा होगा। शानदार एमसीक्यू है, यकीन मानिएगा। बीपीएससी पीटी में आसान साइंस के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको भ्रम में रखूं कि रटा रटाया वही एमसीक्यू करवा दूं जो ऑलरेडी घटना चक्र में मौजूद है, तो उसका कोई मायने नहीं बनता है। वो तो आप कर ही रहे होंगे। मैं क्यों ना आपको कुछ नए और अच्छे एमसीक्यू करवा दूं जहां सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नए प्रकार के एमसीक्यू भी कर लीजिए। बाकी घटना चक्र और लूसेंट तो आपने किया ही होगा, उसको भी कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, जिससे आपके साइंस के कम से कम 30 में से 20 तो सही हों। और जिनके साइंस में 30 में से 20-25 सही हो जाते हैं, हिस्ट्री वो सही कर ले जाते हैं और करंट अफेयर सही कर ले जाते, तो उनका पीटी में सेलेक्ट होने का चांस 90% ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है साइंस, है ना।
राइबोसोम्स का मुख्य घटक कौन सा आरएनए होता है? तो इसको कहा जाता है आरआरएनए कहा जाता है, आरआरएनए कहा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स में आरएनए, आरआरएनए राइबोसोम्स का मुख्य घटक होता है। राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है इसको, राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। मायोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो युग्मक का निर्माण करना, गैमेट का निर्माण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यौन प्रजनन के लिए यह गैमेट्स का निर्माण करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति को अर्धसंरक्षी क्यों कहा जाता है? अर्धसंरक्षी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टैंड नया होता है, एक स्टैंड नए के कारण से इसको अर्धसंरक्षी कह दिया जाता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है गुरु, इसीलिए इसी प्रकार का है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के एमसीक्यू मिलेंगे आपको जो अजीब लगेगा थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का क्या कार्य होता है? तो सतह क्षेत्र को बढ़ाना इसका मुख्य रूप से काम होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की तहें जो सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं उसी का काम करती है क्रिस्टी। आनुवंशिक कोड को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीवों में समान होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इट इज सेम इन द ऑल ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक कोड लगभग सभी जीवों में समान होता है, सभी जीवों में समान होता है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूक्लियोलस को हिंदी में सामान्य भाषा में केंद्रक भी कहते हैं। इसका सबसे मुख्य काम क्या होता है? तो राइबोसोम्स का बनाना, जो अंततः प्रोटीन संश्लेषण होगा जिससे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस कहा जाता है, केंद्रक आप बोल लीजिएगा, केंद्रक भी सही शब्द ही है इसके लिए। डीएनए मरम्मत में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन मरम्मत का उपयोग किसके लिए होता है? तो यह जो है यूवी प्रेरित क्षति अगर हो गया है, यूवी इंड्यूस्ड डैमेज अगर हो गया है, तो इसका उपयोग किया जाता है। यूवी प्रेरित क्षति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक्सीजन मरम्मत यूवी विकिरण के कारण होने वाली क्षति को ठीक करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूकैरियोट्स में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 3 आरएनए पॉलीमरेज इसको कहा जाता है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वैसे ये 3 होते हैं, अगला सवाल बता देता हूँ। वैसे 3 उनको उसको पोल 1, 2 एंड 3 ही कहा जाता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। कोशिका चक्र में चेक पॉइंट्स का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए क्षति की जांच करना इसका मुख्य काम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां होती हैं? इसमें 2 झिल्लियां होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती है, आउटर एंड इनर। 2 प्रकार की झिल्लियां होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए फॉस्फेट और चीनी की संरचना को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर इन डीएनए कॉल्ड? इसको बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन कहा जाता है। फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज चीनी की संरचना को डीएनए का बैकबोन कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं डीएनए के लिए। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज चीनी की संरचना को डीएनए बैकबोन कहा जाता है। टीआरएनए का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है वो होता है क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। ये का द्वितीयक संरचना क्लोवर लीफ की तरह का आकार होता है। इसका क्लोवर लीफ की तरह का आकार हो। अगर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ कुछ इस प्रकार का दिखता है गुरु। 1 मिनट। बायो दुनिया का सबसे कठिन चीज़ है, पता नहीं डॉक्टर लोग कैसे पढ़ते हैं। ये कुछ कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसी को टीआरएनए कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्लोवर लीफ के जैसे दिख रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पैरोक्सीसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करना, यही इसका मुख्य काम होता है। फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करना। पैरोक्सीसोम्स फैटी एसिड का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सीफाई करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का पृथक्करण कब होता है? तो एनाफेज में होता है या एनाफेज में होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का पृथक्करण यानी कि उससे अलग कब होता है सेपरेशन? तो एनाफेज में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक जीन में उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप कोई प्रोटीन नहीं बनता है, एक ऐसा
उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसको नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये शब्द ही है इसका, ये मैंने नहीं जोड़ा है, कृपया इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दरअसल इसमें प्रोटीन का निर्माण कंप्लीट नहीं होता है, शुरुआत तो होती है लेकिन बीच में ही रुक जाता है म्यूटेशन, जिसके कारण से पूरा प्रोटीन नहीं बन पाता, इसलिए इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कह दिया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूडल म्योजिक मॉडल इसको कहा जाता है। फ्यूडल म्योजिक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है, किस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्रेब्स चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है क्रेब्स चक्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल में एनर्जी उत्पादन में इसी का सबसे बड़ा योगदान होता है। डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंड कहाँ पर बनते हैं? ओकाजाकी खंड होता है डीएनए प्रतिकृति के दौरान, ये कहाँ पर बनते हैं? ये लैंगिक स्टैंड पर बनते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विटामिन ए और विटामिन से जुड़ा हुआ होगा, सारे के सारे विटामिन से जुड़े हुए होंगे। सेल बायोलॉजी से जुड़े हुए आसान से लेकर के कठिन सवाल मैंने आपको करवा दिया है, इसको ज़रूर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, क्योंकि फ्रेंडली नहीं है ना हम, जितना ज़्यादा आप पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते हैं उतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको कठिन लगा होगा। लेकिन बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना एक बार और। ऐसा नहीं है कि सही से नहीं समझाया, समझाया भी है और सारे अच्छे इसके हैं एमसीक्यू, तो कृपया उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार और। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? कैसा ज़माना आ गया बच्चों को रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर इसका मुख्य स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन ए गाजर, पालक और शकरकंद जैसे बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है गुरु? तो बी हो जाएगा, रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। बहुत सारे मुखर्जी नगर में बहुत पहले जब मैं रहता था, बहुत सारे बच्चे विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो जो घर होता है, रूम होता है, कमरे होते हैं, उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती दिल्ली में, तो उसकी दिक्कत होती। बाकी दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते, सुबह घुसे शाम को निकले, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। जॉइंट पेन शुरू हो जाती है इसी उम्र में, कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रही, जॉइंट पेन, तो ये विटामिन डी आपको भी लेना चाहिए। कुछ नहीं, अगर सुबह में आप 8 से 11 बजे से पहले अगर धूप में थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेजन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करता है। जैसे खट्टे फल आप खा सकते हैं, जैसे संतरा, नींबू, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। विटामिन B1 की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन आइकमैन ने की थी इसकी खोज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रिश्चियन आइकमैन ने इसकी खोज की थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो रक्तस्राव, ये रुकेगा नहीं, अगर खून बहना शुरू हुआ तो जल्दी रुकेगा नहीं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर इससे हो जाता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने के लिए बहुत आवश्यक होता है और ये हर 2-3 साल पर पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं क्यों लेकिन पूछा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन ई का नट्स और बीज जो होते हैं, बीज सीड्स जो खाते हैं आप, वो सब के सब विटामिन ई के स्रोत होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नट्स, बीज एवं वनस्पति तेलों में विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कमी से पार्नीसियस एनीमिया हो जाता है, पार्नीसियस एनीमिया हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था एल्मर मैककॉलम ने इसकी खोज की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा कि एल्मर मैककॉलम ने विटामिन डी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो खट्टे फल जो भी दिखते हैं आपको, नींबू, संतरा, इमली, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B1 जिसको थायमिन कहा जाता है की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी की बीमारी होती है, बेरी बेरी की बीमारी होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दृष्टि और त्वचा का स्वास्थ्य बनाए कर रखना, यानी कि आंख आपका सही रहेगा और आपका स्किन जो है वो सही दिखेगा, ग्लो करेगा। विटामिन ए के का ये मुख्य कार्य होता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जियां खानी चाहिए, गाजर खाना चाहिए, या विटामिन ए के जो भी स्रोत होते हैं वो आपको जरूर ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपके आंख के लिए सही होता है और त्वचा स्वास्थ्य को सही करता है, स्किन का हेल्थ सही रखता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ये इसका मुख्य स्रोत है। पालक, ब्रोकली, ये जो हरी हरी चीज़ें देखते हैं ना, उसमें विटामिन के पाया जाता है। जैतून का तेल, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो एनीमिया हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पता हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो हार्वर्ड इवांस ने की है इसकी खोज। हार्वर्ड इवांस ने इसकी खोज की है। हार्वर्ड इवांस ने इसकी खोज की है। इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का उत्पादन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B2 ऊर्जा, चयापचय और कोशिका स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कोशिका को एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? तो यही सब ज़्यादा मदद करता है, विटामिन B2 मदद करता है इसमें। सारे विटामिन ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए और इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मछली और मांस होता है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा चीज़ है जो वेज में नहीं पाया जाता। वेज में किस में पाया जाता है? तो अलसी, जिसको बिहार में तीसी बोलते हैं, उत्तरी बिहार में तीसी जिसको कहा जाता है बंधुओं, उसमें विटामिन B12 पाया जा सकता है। ये आपका हेयर ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे लोगों को जो समस्या हो जाती है हेयर फॉल वगैरह की, तो उसमें ये बहुत बड़ा मदद करता है विटामिन B12। तो ये तो या तो आप मांस खाएं, मछली खाएं, क्योंकि ये वेज में केवल अलसी मिलता है और कहीं भी इसका नहीं मिलता। या तो आप इसका सब्स्टिट्यूट लें कि भाई दवाई खाएं, आप क्या कर सकते हैं, इसका टैबलेट आता है वो खा सकते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है यह केवल मछली में पाया जाता है और मांस में। उसमें भी सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा है? तो वो मछली माना जाता है, फिश माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, बंगालियों के बाल इतने अच्छे क्यों होते हैं? इसी कारण से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से उनके खान पान में डेली का फिश शामिल होता है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कारबी बीमारी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो पेलाग्र की बीमारी होती है। पेलाग्र की बीमारी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी। हेनरिक डैम को हेनरिक बोला जाता है। हेनरिक डैम को इसका खोज का श्रेय दिया जाता है। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, अन्यथा घाव बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सनलाइट होता है इसका सबसे मुख्य स्रोत गुरु, सनलाइट होता है। सनलाइट से बड़ा स्रोत कुछ भी नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, अगली बार यही पूछ लेगा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कोएंजाइम ए का संश्लेषण करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वो इसकी कमी से सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। विटामिन B7 बायोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका स्रोत जो होता है वो एग होता है। इसका स्रोत एग होता है। एग कंप्लीट डाइट माना जाता है। एग कंप्लीट डाइट माना जाता है। इसको अगर आप खाते हैं तो प्रोटीन और विटामिन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आपके हल हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B9 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? इसकी कमी से क्या कहा जाता है इसको? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये कहा जाता है। ये इसकी कमी से बीमारी हो जाती है। क्या होता है सर ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया? तो इसमें RBC जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनका आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से अनियमितताएं आ जाएंगी, रक्त को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि RBC का सेल का आकार बड़ा हो जाता है। इसको कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, ये विटामिन से सबसे कठिनतम सवाल में से एक हो गया। विटामिन B2 की खोज किसने की थी? तो पॉल कार्लर ने की है। इसके आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य है एंटीऑक्सीडेंट का संरक्षण करना। एंटीऑक्सीडेंट का संरक्षण करना, डी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का सबसे मुख्य कार्य यही है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है, तो स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या B6 का, तो मछली और मांस जो है यह मुख्य स्रोत होता है। मछली और मांस जो होता है ये मुख्य स्रोत होता है। नॉनवेज को लेकर एक छोटा सा चीज़ है जो मैं तोड़ता हूँ। हालांकि मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, मुझे घिन आती है देख करके। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, हम जो मनुष्य हैं वो बाय नेचुरल ही नॉन वेजिटेरियन हैं। हम वेजिटेरियन नहीं हैं, बाय नेचर ही हम नॉनवेज खाने वाले ही जीव हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नॉनवेज जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो और कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। तो अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही सही चीज़ होता है। वैष्णववाद जब से भारत में शुरू हुआ ना, इतिहास से थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्या करूँ, आदत हो गया है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। तो वैष्णववाद जब से शुरू हुआ ना, तब से भारत के लोगों में शारीरिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे गांव घर में पहले जो मजदूर होते थे, गांव घर के लोग, वो अपने आस पड़ोस के जानवरों को मार करके खाते थे, जैसे कबूतर, खरगोश, सिल्ली, इस प्रकार के जीव जंतुओं को छोटे बहुत सभी जगहों पर खाया जाता था, अपने आस पड़ोस के जो भी जीव जंतु रह रहे हैं, जिससे प्रकृति का चेन भी सही रहता था, फूड चेन भी बना हुआ रहता था और लोगों को हाई प्रोटीन और अच्छे डाइट मिल जाते थे। लेकिन वैष्णववाद और शाकाहार की अवधारणा को इतना ज़्यादा हवा दिया गया कि जैसे इसी से सब कुछ सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है, इससे कुछ भी ऐसा सुधारने वाला नहीं है। बल्कि बहुत सारे कम्युनिटी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहरी नॉनवेज को, उन्होंने वो जो लोकल खा लेते थे जानवरों को, वो भी उनका बंद हो गया। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं, और सामान्य तौर पर कौन खाते थे इस तरह की चीज़ों को, तो गरीब लोग खाते थे, जिससे उनको अच्छा डाइट मिल जाता था, शारीरिक श्रम कर सकते थे वो, तो वो भी उनका कमज़ोर हो गया। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत दोनों आपको जानने चाहिए। बस मैंने बता दिया है इसको, अदरवाइज मत लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ, जो सही है वो सही है, ठीक है। विटामिन B6 जो है मछली, मांस और केले में पाया जाता है। केले में पाया जाता है, मछली, मांस और केले में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B9 फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है DNA संश्लेषण। DNA संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। इसका आंसर ए, डी हो जाएगा। विटामिन B12 की खोज किसने की, तो जॉर्ज मिनोट ने इसकी खोज की थी। जॉर्ज मिनोट ने इसकी खोज की। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, तो त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं, बालों का झड़ना, ये सब समस्याएं विटामिन B7 की कमी से उत्पन्न हो सकती है। विटामिन B5 का मुख्य स्रोत क्या होता है, मांस व अनाज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप मैस वगैरह खाना खाते हैं या खुद से रह रहे हैं कहीं पर, तो मल्टीविटामिन का टैबलेट का पत्ता ले आइए, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा और मंथली पूरा 100 रुपये में आपका हो जाएगा काम, और ज़रूर ही खाना चाहिए। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका रक्त का थक्का बनाना, यही इसका मुख्य काम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो अनाज और नट्स जो होते हैं विटामिन B1 के मुख्य स्रोत होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, तो नर्वस डैमेज हो सकता है, आपका तंत्रिका क्षति हो सकती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B3 की खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है वो कॉनराड एल्वेहेजम ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, और यहीं पर हम आज वीडियो को एंड करेंगे। विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम का अवशोषण करना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। इसका आंसर डी हो जाता है। पहला सवाल है विटामिन B6 की खोज किसने की थी। आपको अगर 71 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो जुड़िएगा। 25 टेस्ट हैं, जिसमें से आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 जुलाई को, उस दिन 13वां टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट 2 है आज। तो उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट 21 तक होंगे, फिर 4 आपके करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। तो पहले के भी सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आने वाले वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। जुड़िएगा ज़रूर, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके पीडीएम के लिए। ओके, विटामिन B6 की खोज किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉल ग्योर्जी नाम है इनका। इन्होंने विटामिन B6 की खोज की थी। कल मैंने सभी विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम आपको बताए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। विटामिन B2 की कमी से कौन सी समस्या होती है, विटामिन B2 की कमी से पूछा जा रहा है। तो त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं विटामिन B2 की कमी से उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंह के छाले, विटामिन त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं, त्वचा में सूखापन, इस प्रकार की समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। विटामिन B9 का सबसे मुख्य स्रोत में से कौन सा एक होता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये विटामिन B9 का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। सब्जियां, बीन्स, संतरे में ये पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
विटामिन सी की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी नाम है इनका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है विटामिन B5 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो बी हो जाएगा थकान व तंत्रिका से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन के कुछ ही सवाल हैं, उसके बाद हार्मोन शुरू हो जाएगा, जहां से काफ़ी सारे सवाल बीपीएससी प्रीलिम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो एल्मर मैककॉलम ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का मुख्य कार्य क्या है? इसका सबसे मुख्य कार्य होता है लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम जो है ये इसी का काम होता है। ओके, विटामिन B7, एक चीज़ आप मुझे बता सकते हैं क्या? रक्त का निर्माण शरीर के किस हिस्से में होता है? रक्त का निर्माण शरीर के किस हिस्से में होता है? छोटा सा सवाल पूछा है मैंने आपसे, बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं मानव, अब दो जो वीडियो और आएंगे बायो के MCQ के, उसमें एक होगा मानव शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उसका MCQ होगा, और दूसरा होगा पादप से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं उसका MCQ होगा। उसके पश्चात हम लोग फिजिक्स का कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। ठीक है, विटामिन B7 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो त्वचा और बाल का स्वास्थ्य इसी के कारण से सही रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन B2 का डेयरी उत्पाद जितने भी होते हैं वो विटामिन B2 के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। डेयरी उत्पाद, अंडे और हरी सब्जियां, इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सी बीमारी होती है? तो ऑस्टियोमेलासिस की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये बीमारी हो जाती है। थायराइड हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? यहाँ से हार्मोन शुरू हो रहे हैं, कृपया सही से इसको कीजिएगा। किसी सवाल में कोई अशुद्धि दिखता है तो कृपया मुझे बताइएगा, मैं सही कर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है। ये मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है, चयापचय का नियंत्रण करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन और मैं दे देता हूँ, डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। थायराइड बीमारी आपने सुना है क्या? बहुत सारे महिलाओं में खासतौर से हो जाता है ये चीज़। तो ये इसी के हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण से उत्पन्न होता है, इम्बैलेंस के कारण से। और इसका बैलेंस कैसे बना रह सकता है? अगर आपका रूटीन सही है, अगर आप सही प्रकार से भोजन ले रहे हैं, सही समय पर सो रहे हैं, सही आपका रूटीन है, तो ये आपका मेंटेन रहता है। इसके कमी और ज़्यादा दोनों से ही शरीर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। क्या क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। नाम मुश्किल है लेकिन आपको याद हो जाएगा। एक को कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है? पहला होता है, इसमें ग्रंथि बहुत अधिक हार्मोन बनाने लग जाती है। ये जो थायराइड हमारा ग्रंथि है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन ज़्यादा बनने के कारण से घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना आना और वजन कम हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। थायराइड दो प्रकार का होता है, एक में होता है वजन कम हो जाता है, जिसको कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपर आप याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है बंधुओं हाइपो इसको कहा जाता है। एक है हाइपर और एक है हाइपो। ये इसके ठीक विपरीत होता है। इसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है, हार्मोन नहीं बनाता है ये ग्लैंड। तो जब ये ग्लैंड हार्मोन नहीं बनाएगा तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है इसके कारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही हाइपर और हाइपो, ये अलग अलग थायराइडिज्म के प्रकार होते हैं। जब आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, शरीर सूख जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब हाइपो हो जाता है तो आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स बन ही नहीं रहे आपके शरीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। थायराइड तो आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गया है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। तो बेली फैट जो होता है, किसी इंसान में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बेली हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा उसका पेट निकल करके बाहर आ जाए, या आप बेल्ट जो पहनते हो बहुत ज़्यादा टाइट करके पहनते हैं, तो ये अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज जो है, ये दब जाता है। इसके कारण से भी कई सारे लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। अगर रेगुलर लगातार बहुत टाइट पैंट पहनने से, बहुत टाइट बेल्ट लगाने से, या बहुत ज़्यादा बड़ा बेली फैट के कारण से ये ग्रंथि जो है दब जाती है, इसके कारण से क्या हो जाता है? तो ये हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और आपका रक्त में शर्करा का इनबैलेंस हो जाएगा, शुगर का इनबैलेंस हो जाएगा, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है। अग्नाशय, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये भी याद रखिएगा, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एड्रेनालिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? तो तनाव की प्रतिक्रिया, ये एड्रेनालिन का मुख्य काम होता है।
इसका आंसर बी हो जाए। क्या होता है ये? देखिए, बड़ा ही आपके साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, आप डर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या किसी से लगाव हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, किसी से प्यार हो रहा है, होता है इस उम्र में, तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हार्मोन का ही किया धरा है, इसमें आपका कोई खास योगदान नहीं है। एड्रेनालिन हार्मोन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। और फाइट और फ्लाइट, इसको क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाई, इसका कुछ तो मतलब होगा। तो जब किसी शरीर के समक्ष आपके कोई इमरजेंसी कंडीशन बन जाएगा, जैसे आप हैं खड़े और आपकी तरफ में कोई पत्थर आ रहा है, तो कैसे शरीर अचानक से फैसला लेता है कि बैठ जाओ या हाथ रख लो सर पर या छुप जाओ? तो ये इसी के हार्मोन के कारण से होता है। त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है ना इमरजेंसी कंडीशन में, वो इसी हार्मोन के कारण से आपका शरीर ले पाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। ये आपके रक्तचाप, हृदय, श्वसन दर, हर चीज़ को बढ़ा देता है। अचानक से आपके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाएगी, तो ये इसी के कारण से होता है, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीनियल ग्रंथि से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि स्रावित होता है। नींद और जागने के चक्र को यही नियंत्रित करता है। नींद और जागने के चक्र जो होता है आपका, कि कितने देर आपको सोना है, कब आपको जागना है, ये यही नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन ही करता है। हम तो कुछ करते ही नहीं है। ग्लूकागन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा को बढ़ाना। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक हार्मोन होता है जिसको कहता है डोपामिन। डोपामिन कहा जाता है। डोपामिन जो होता है ना, आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रहा है ना, उस समय इसी का स्राव हो रहा होता है आपके दिमाग में, डोपामिन इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पिक्चर देखना पसंद है, तो यानी कि डोपामिन उस समय आपके शरीर में स्रावित हो रहा है। किसी किसी को लत लग जाती है किसी भी चीज़ की, तो वो इसी के कारण से होता है। जैसे कई सारे लोगों को शराब की लत लगती है, तो डोपामिन के कारण से ही होता है। शराब पीते समय इसका स्राव होता है, जिससे उनको आनंद महसूस होता है। तो जो आप खुशी महसूस करते हैं या सुख महसूस करते हैं या फिर अच्छी फीलिंग्स आपके अंदर आती है, वो डोपामिन के कारण ही आती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तब डोपामिन का स्राव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जब पढ़ाई में मन ना लगे, एक दिन कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, बैठ जाइए कि कुछ भी नहीं करना। आज सुबह से शाम तक किताब क्या, कुछ भी नहीं करना, ना फ़ोन छूना है। फ़ोन जब चला रहे अच्छा महसूस हो रहा है, तब भी यही निकल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, नथिंग, बस दिन भर बैठे रहना है। नेक्स्ट डे 1-2 दिन के पश्चात आपको खुद ही लगेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि खालीपन में फिर जो आप अच्छा काम करते हैं उस समय ये स्रावित होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकॉन अग्नाशय से स्रावित होता है, रक्त शर्करा को बढ़ाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क से होता है, एड्रेनल्स ग्लैंड से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और कोर्टिसोल अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, ये भी याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? प्रसव व दूध का स्राव जो होता है उसका यही काम होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यही काम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्रोथ हार्मोन जिससे आपकी हाइट डिसाइड होती है कि आप कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, ये इसी से डिसाइड होता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करना पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एंटी डायरियोटिक हार्मोन एडीएच का स्राव कहाँ से होता है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? पुरुष लैंगिक की विशेषताएं यही तय करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? इसको थाइमोसिन कहा जाता है। थाइमोसिन कहा जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, मजबूत करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लूकागन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्लूकागन का पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में भी, कृपया उसको भी पढ़ें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सीरियसली, मेन पीटी एग्जाम में आपको इंग्लिश बहुत मदद करेगा साइंस में, क्योंकि हिंदी में आपको याद नहीं हो पाएगा ज़्यादा जल्दी। अब थायराइड अधिवृक्क ग्रंथि से आसान है कि एड्रेनल ग्लैंड याद कर लें।
अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई अग्नाशय ग्रंथि था कि अधिवृक्क था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सही बताना मेरा काम है ना। एग्जाम में भी साइंस के सवाल और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए सवालों को कोशिश कीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ करके करें। ये सही रहेगा आपके एग्जाम में, कन्फ्यूजन कम होता है, क्योंकि इंग्लिश में सारे अलग अलग शब्द हैं, हिंदी में मिलते जुलते शब्द हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया अग्नाशय का और अधिविक्र का, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकागन हार्मोन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, पेनक्रियाज से स्रावित होता है। पेनक्रियाज बिल्कुल अलग शब्द है, आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। ग्लूकागन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अभी मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया था जो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अल्फा से कौन सा होता है? तो ग्लूकागन होता है। और बीटा से कौन सा होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन स्रावित होता है। कोर्टिसोल हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तनाव प्रतिक्रिया और चयापचय को नियंत्रित करता है। ये तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है कोर्टिसोल हार्मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण, नींद जागने का चक्र, हड्डी का विकास, प्रोटीन संश्लेषण। तो नींद जागने का चक्र जो होता है, स्लीप एंड वेक साइकिल जो होता है, मेलाटोनिन का कार्य होता है। आई नो रिपीटेड सवाल है, लेकिन कर लीजिए, क्या हो गया, एक सवाल रिपीट हो गया। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी मैंने बताया। ये आसान सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। रक्त शर्करा को कम करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ावा देता है, बढ़ाना नहीं, रक्त शर्करा को, ब्लड में शुगर को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना इसका कार्य होता है। अगर ये काम नहीं कर पाते, ये हार्मोन का स्राव रुक जाता है, इसका निकलना रुक जाता है, तो उसके पश्चात से क्या होता है? आपको एक्सटर्नल इंसुलिन की लेनी पड़ती है इंजेक्शन। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड लगा हुआ है तो कहाँ से होगा? थायराइड ग्रंथि से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है, वहीं से निकलता है ये। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो जाएगा इसका आंसर। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं बंधुओं, तो ये भी याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो वृषण से इसका स्राव होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होगा? थायराइड ग्रंथि से होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, अग्नाशय है, अधिविक्र है, थायराइड लगा हुआ है तो थायराइड ग्रंथि से ही इसका होगा। एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, अधिविक्र ग्रंथि है, एड्रेनल जिसको कहा था, पेनक्रियाज है और थायराइड ग्लैंड है। 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनल ग्लैंड से इसका स्राव होता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। थाइमोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का बूस्ट, इम्यून सिस्टम, ये इसका मुख्य कार्य होता है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विकास को बढ़ावा देता है। टी लिम्फोसाइट के विकास को बढ़ावा देता है। अगले एक बार सवाल में पूछा गया था, शायद 68 है 69, जिसमें लिम्फोसाइट के बारे में सवाल पूछा गया था। कोरोना वैक्सीन जब बनी थी तो टी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा चर्चा में रह गई थी, क्योंकि इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि थाइमेसिन जो है ये टी लिम्फोसाइट्स के विकास को बढ़ावा देता है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम जो हो वो मजबूत हो सके। ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका वृद्धि और विकास को नियंत्रित यही करता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन कोशिका वृद्धि, ऊतक विकास अर्थात सेल का ग्रोथ, टिश्यू, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ये याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म का तात्पर्य क्या है? कि आपने कितना भोजन ग्रहित किया, उससे शरीर आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा पचा पा रहा है सही तरीके से, ये मेटाबॉलिज्म सामान्य भाषा में यही कहलाता है। आपने सुना होगा ना, किसी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि थोड़ा सा भी खाया तो वजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, कुछ लोगों का होता है कुछ भी खा लो वैसे के वैसे ही सूखे हुए घूम रहे। तो ये मेटाबॉलिज्म के कारण ही ये सारी चीज़ें होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? महिला लैंगिक विशेषताओं को यही तय करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा।
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है? जल संतुलन, वाटर बैलेंस रेगुलेशन यही करता है, एडीएच ही करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच इसको कहा जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है। और हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही पेपर में लिखा आएगा ये। अब इसका हिंदी में कुछ नाम नहीं है, यही नाम है इसका। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रोजेस्टेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से, वृषण से, अग्नाशय से, थायराइड ग्रंथि से। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से इसका स्राव होता है और ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है महिलाओं को। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है गर्भावस्था को बनाए रखना। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड से होता है। आपको याद हो गया होगा, ये आपको रिपीट क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो याद हो गया होगा। इसमें कुछ कुछ रिपीटेड सवाल भी हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये फिर से रिपीट हो गया है। रक्त कैल्शियम को कम करना इसका काम होता है। रक्त कैल्शियम को कम करवाना काम होता है, बढ़ाना काम नहीं होता है। जिस प्रकार से इंसुलिन का काम होता है रक्त में शुगर को कम करना, उसी प्रकार से रक्त कैल्शियम को कम करना इसका काम होता है। कैल्सिटोनिन हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ावा देता है, इसके कारण से हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। तो रक्त कैल्शियम कम करना, रक्त शर्करा का नियंत्रण करना, चयापचय का नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, तो रक्त कैल्शियम को कम करना मुख्य कार्य होता है किसका? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कैल्सिटोनिन हार्मोन 2 बार सवाल आया, दोनों के ऑप्शंस अलग अलग हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो गुर्दे से होता है, किडनी से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी तक एक ही हार्मोन ऐसा आया है, इसको याद रखिएगा। यह लाल रक्त कोशिका निर्माण को प्रोत्साहित करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो बनता है तो उसको प्रोत्साहित मतलब उसको प्रमोट करता है, उसके रेट को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये हमारे किडनी से स्रावित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आरबीसी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में मदद करता है, उसको प्रमोट करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिथ्रोपोइटिन अस्थि मज्जा में यानी कि हमारा जो बोन मैरो है उसमें लाल रक्त कोशिका निर्माण को बढ़ावा देता है। आपसे शुरुआत में मैंने सवाल पूछा कि हमारा ब्लड कहाँ पर बनता है, तो यहीं पर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोन मैरो है, बोन मैरो हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? अधिविक ग्रंथि से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन अधिविक ग्रंथि के कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? सोडियम एवं जल का संतुलन करता है। यह सोडियम अर्थात आपके शरीर में जो सोडियम जाता है और जल, उसका संतुलन ये तय करता है। सोडियम और पोटेशियम शरीर के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी में कम ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर में सूजन आ सकता है, चलने फिरने तक में दिक्कत आ जाती है। तो ये सामान्य तौर पर हमारे शरीर में कम ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हमारा शरीर सही से फंक्शन कर रहा है, नमक खा भी रहे हैं डेली। लेकिन कुछ बूढ़े लोगों में या लंबे समय से बीमार लोग जो होते हैं ना, उनको पोटेशियम और सोडियम बाहर से चढ़ाना पड़ जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन गुर्दे में सोडियम और जल के पुनर्अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का स्राव कहाँ से होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? अगला कार्य देखिए, पहला है स्रावित, दूसरा है कार्य। दो ही चीज़ पूछे जाते हैं हार्मोन्स के बारे में। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ओव्यूलेशन और हार्मोन उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका आंसर ए हो जाएगा। एलएच महिलाओं में ओव्यूलेशन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैक्सिमम सवाल आपको यूनिक लगे होंगे क्योंकि रटे रटाए घटना चक्र सब लोग करवा रहे हैं टेस्ट में भी और बाकी जगहों पर भी। फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्राव कहाँ से होता है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा।
इसका मुख्य कार्य क्या होता है? फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अंडाणु और शुक्राणु का उत्पादन करना, एग एंड स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। महिलाओं में एग का और पुरुषों में स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो करना इसका मुख्य कार्य होता है। ग्रेस्टिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्रेस्टिन हार्मोन कहा जाता है इसको, गैस्ट्रिन हार्मोन कहा जाता है। स्टमक से, पैनक्रियाज से, थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टमक से इसका स्राव होता है। गैस्ट्रिन पेट की दीवारों से स्रावित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करना। डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपके शरीर में निकलते हैं, एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम दरअसल में प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो आपके शरीर में किसी भी जो अभिक्रिया हो रही है उसके गति को बढ़ा देते हैं या उसकी शुरुआत करने में मदद करते हैं। अलग अलग एंजाइम का स्राव होता है अलग अलग हिस्सों से, तभी जाकर आपका खाना जो है वो पचता है सही से। अगर इनका स्राव होना कम हो जाए तो आपको खाना पचना कम हो जाता है, जिसके कारण से पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन करता है ये। गैस्ट्रिन हार्मोन का मुख्य कार्य यही होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसी कारण से निकलते हैं, इस हार्मोन के कारण से निकलते हैं। गैस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो आपके पेट में है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके पेट में HCl है। ये अग्नाशय है, ये अग्नाशय है, इसी प्रकार का होता होगा कुछ। फोटो गलत बन गया, ठीक है। इसमें HCl होता है, HCl होता है। थोड़ा सा मैं समझाऊं। जब आपको भूख लग रही है ना, तो पेट में HCl का स्राव होता है और वो वेट कर रहा होता है कब आप खाना खाएंगे। फूड में मौजूद बैक्टीरिया, ऐसी चीज़ें जो शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उनको ये एसिड ख़त्म कर देता है। ये एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है आपको। ये अगर कम हो जाए तो भी आपका पाचन सही से नहीं हो पाएगा। और अगर गलती से किसी भी कारण से, जैसे ज़्यादा लंबे समय तक जो लोग लेक्चर लेते हैं, बोलते हैं 8-8, 10-10 घंटे का लेक्चर जिनको लेना होता है, तो जब आप मुंह चला रहे हैं ना, तो पेट को लगता है कि भोजन कर रहा है शरीर, कुछ आने वाला है पेट में, तो HCl का स्राव को बढ़ा देता है। ध्यान से सुनिएगा, HCl के स्राव को बढ़ा देता है, जिसके कारण से एसिडिटी से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा देर तक बोलने वाले, भाषण देने वाले या जिनका बोलना बहुत ज़्यादा काम है, उनके साथ ये समस्याएं उत्पन्न होती है। HCl जो है, अगर वो गलती से, अब पेट का जो टिश्यू होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो एसिड को आसानी से होल्ड करके रख सके, लेकिन पेट का सारा टिश्यू ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये HCl गलती से किसी भी कारण से हमारे फूड पाइप को टच कर जाए, तो यहाँ पर ये जल जाएगा, ये इलाका क्या हो जाएगा? हल्का सा डैमेज हो जाएगा। ये हो सकता है। तो अब इसके कारण से क्या होगा? आपने बीमारी का नाम सुना होगा, अल्सर। वो इसी कारण से उत्पन्न होता है। आपको ये याद रहेगा, ये HCl जो है, हमारे पेट का एसिड जो है, वो अगर फूड पाइप या अग्नाशय के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अगर टच कर जाए तो ये क्या हो जाता है? हमें बीमारी उत्पन्न कर देता है, अल्सर। इसीलिए इस प्रकार के मरीजों को कहा जाता है कि आप तेल मसाला वाला ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है। और इस पेट में एसिड के कारण से और भी समस्याएं होती हैं। पेट में अगर एसिड है, HCl है, परमानेंट है, और ये बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ जाता है तो आपका दांत जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि दांत का दुश्मन है एसिड। खट्टा चीज़ें जो हैं, जो आपके दांत का दुश्मन होता है, आपके दांत को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम पर एसिड डालेंगे तो क्या हो रहा है? एसिड रेन के कारण से क्यों ताजमहल खराब हो रहा है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, दांत भी कैल्शियम का बना हुआ है, तो वो एसिड उसको भीषण नुकसान पहुंचा देता है। दांत कमज़ोर हो जाते हैं, छरने लग जाते हैं। इसके कारण से जो आप टूथपेस्ट करते हैं वो बेस होता है, नेचर में क्षार होता है। क्षार वो इसी के कारण से बनाया जाता है, क्षारीय होता है टूथपेस्ट, नेचर में क्षारीय होता है। पहले के ज़माने में जो बोलते थे नीम के पेड़ के नीम के दातुन से दांत साफ करना चाहिए, वो इसी कारण से, क्योंकि नीम जो है ये नेचर में क्षारीय होता है, और इस क्षार के कारण से आपका पेट का एसिड और मुंह से जो क्षार जा रहा है वो बैलेंस बना हुआ रहता था, तो पेट और दांत दोनों के सेहत के लिए बेहतर होता था वो। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रोत्साहित करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? आंत और मस्तिष्क में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इंटेस्टाइन एंड ब्रेन में होता है। सेरोटोनिन मुख्य रूप से आंत और मस्तिष्क में न्यूरॉन से स्रावित होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि सेरोटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? मूड और नींद को नियंत्रित करना। मूड, नींद, जैसे मूड कैसा है, खुश रहेंगे आप, गुस्सैल हो जाएंगे, या फिर भूख लगेगी या नींद आएगी, ये इन सब को नियंत्रित करता है सेरोटोनिन, इसी को नियंत्रित करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन इसको कहा जाता है, का स्राव कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा से इसका स्राव होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। एक गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है महिलाओं को। HCG हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गर्भावस्था को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। रेनिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो गुर्दे से, किडनी से निकलता है, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसका कार्य क्या होता है? तो रक्तचाप का नियंत्रण करना, रक्तचाप का ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करना इसका मुख्य कार्य होता है। रेनिन रक्तचाप और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और आपका ब्लड प्रेशर का नियंत्रण यही करता है। लेप्टिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? लेप्टिन हार्मोन का स्राव जो है ये वसा कोशिकाएं एडिपोज टिश्यू से होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एडिपोज याद रखिएगा, एडिपोज आसान है याद रखने में, इसको याद रख सकते हैं इंग्लिश में, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, MP गवर्नमेंट ने हिंदी मीडियम मेडिकल की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके किताब छपवाए और सिलेबस बनाया, सारा कुछ किया। सारे मेडिकल के सिलेबस को उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। और अब तो 3-4 साल हो गए, 3 साल, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट उनके पास हिंदी मीडियम में है, एक भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम में नहीं है। कुछ चीज़ों को, इसको भाषा के प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड स्वीकार्यता उसी में है, उसी में कंटेंट मौजूद है, उसी भाषा में रिसर्च पेपर मौजूद है, उसी में सारा का सारा मटेरियल मौजूद है। इसलिए भागना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, बस स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे इसको इंग्लिश में तैयार करना पड़ सकता है, इसमें कुछ भी डरने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वसा कोशिका यानी कि एडिपोज टिश्यू जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। लेप्टिन वसा कोशिकाओं से स्रावित होता है। लेप्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भूख का नियंत्रण करना, भूख का नियंत्रण करना इसका सबसे मुख्य कार्य होता है। भूख को दबाने और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करने का काम होता है इसका। लेप्टिन सरप्रेस भूख को सरप्रेस करता है और रेगुलेट एनर्जी बैलेंस जो होता है इसको बैलेंस करता है ये। घ्रेलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पेट से होता है, स्टमक से होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। घ्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भूख को बढ़ावा देता है, ये भूख को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करना, ज़्यादा भूख लगेगा उसको प्रोत्साहित करना, इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? रक्त उत्पादन, संरचनात्मक समर्थन, पाचन, श्वसन। तो यह स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है शरीर को। शरीर जो आपका खड़ा है या किसी भी पोजीशन में होते हैं तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो देता है, हाथ को उठाना, पैर को आगे बढ़ाना, ये सब स्केलेटन का ही काम होता है, यह इसी का काम होता है, इसी सिस्टम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शरीर को समर्थन, गतिशीलता, अंगों की सुरक्षा, ये सब कुछ स्केलेटन का ही काम होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 80 हड्डियां जो हैं ये एक्सियल स्केलेटन के होते हैं। एक्सियल, जिसको हिंदी में क्या बोला है? एक्सियल को अक्षीय कंकाल के होते हैं। और 126 जो हैं यह उपांगीय कंकाल के होते हैं, उपांगीय कंकाल के होते हैं। तो इनको मिला करके कितना हो जाता है? तो 206 आपका टोटल हड्डी हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल्स? मसल्स जो होते हैं, मसल तो बिल्ड करने के लिए तो आप एक्सरसाइज करते हैं, इनका मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो गति और संकुचन यानी कि मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन, यही इनका मुख्य काम होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मांसपेशियां संकुचन और विश्राम के माध्यम से शरीर की गति और स्थिरता प्रदान करती हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा है? तो सबसे प्रारंभिक अंग जो होता है आपका मुख ही होता है, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पाचन तंत्र में शुरुआत जो है मुख से ही होती है, जहां भोजन चबाया जाता है और लार के साथ में मिश्रित होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या सबसे पहले पचता है और कहाँ पर कौन सा चीज़ पचता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके,
श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, गुर्दे। तो सबसे मुख्य अंग जो होता है फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, लंग्स होता है, इसी के द्वारा श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। फेफड़ा श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई होता है वहीं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है, बाहर की तरफ में धकेल दिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य होता है। ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको वहन करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। इसका काम ए हो जाएगा। ए सबसे मुख्य काम होता है, इसका ए सबसे मुख्य काम होता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? तो उत्सर्जन मुख्य अंग कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यह कौन सा है? तो यह है आपका गुर्दा यानी कि किडनी है। किडनी गुर्दा उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छान करके मूत्र बनाते हैं और उससे आपका ब्लड जो है ये पूरी प्योरीफाई होता रहता है। दिन भर वो काम करता रहता है बिना थके। किडनी क्या करता है? तो आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं पूरे शरीर में वो चलता है। और अभी आपने पढ़ा कि परिवहन तंत्र जो होता है इसका क्या काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि पूरे शरीर से ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, अपशिष्टों को एक जगह इकट्ठा करना और उस अपशिष्ट को जो किडनी है वो छान करके हमारे शरीर से अलग अलग भागों के द्वारा निष्कासित कर देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आसान से कठिन सभी प्रकार के सवाल आएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? व्हाट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है भाई? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। जो शरीर की सभी गतिविधियों को समन्वित करता है, यही पूरे जो शरीर है हमारी नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करता है और सभी शरीर के आपके हिस्से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जिनको नर्व से जुड़ी बीमारी होती है उनके साथ यही तो होता है कि शरीर सही से क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क इसका कंट्रोल सेंटर होता है। अंतःस्रावी तंत्र, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनों का स्राव करना, हार्मोन सिक्रीशन जो होता है अंतःस्रावी तंत्रों का मुख्य काम यही होता है। अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन होता है इनसे। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा मानव रीढ़ में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रीवा, वक्ष, कटी, त्रिक और पुच्छ क्षेत्रों में विभाजित होती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी हैं? हृदय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी या पाचक मांसपेशी। तो इसका आंसर क्या हो जाए? ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार से बिल्कुल काम करे, नहीं तो कोई काम ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंकाल जो मांसपेशी होती है इसको कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी। इसको कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी क्योंकि इच्छा के अनुसार ही संकुचन करती हैं, गति करती हैं। कुछ भी करेंगी तो आपकी इच्छा के अनुसार ही करेंगी। इसका आंसर सी हो जाता है। पाचन में लार का कार्य क्या है? यहीं से देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि मुख से आपका पाचन शुरू हो जाता है। मुख से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है यह सबसे पहले मुख में लार से ही शुरू हो जाता है। आप चीनी खाकर देखिए, कोई मीठा चीज़ खा करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि ज़्यादा लार बन रहे हैं। जैसे रोटी को निगलते समय आपको हल्का मीठा का एहसास होता है, वो भी इसी के कारण से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम को याद रखें, एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पर होता है? तो मानव के लार में होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन यहीं से हमारे मुख से शुरू हो जाता है। ये सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है इस एंजाइम के बारे में भी और स्टार्च के बारे में भी कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है लार जो है वो इस एंजाइम की मदद से, और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए कई सारे ऐसे चीज़ें जिसको जब आप खाएंगे तब आपको मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब आप उसको निगलना शुरू करते हैं तो हल्का सा मीठापन का एहसास होता है। वो इसी के कारण से एहसास होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
श्वसन में डायफ्राम का कार्य क्या होता है? तो श्वास प्रश्वास में सहायता करता है ये, ब्रीदिंग में आपके सहायता करता है, ब्रीदिंग में सहायता करता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय उनको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुर्दे में नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? हमारा जो गुर्दा है उसमें नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है पूछा जा रहा है। किडनी में नेफ्रॉन होता है उसका काम, तो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, या ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूरॉन का, तो यह नर्व जो इम्पल्सेज होते हैं उनका ट्रांसमिशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह इम्पल्सेज को ले जाने का काम करता है न्यूरॉन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका संदेश संचरण का काम करता है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें संदेश संचरण का काम करता है, या इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका यही काम होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ये तो पिछले वीडियो में भी करवाया था मैंने। पैनक्रियाज से होता है, अग्नाशय जिसको कहा जाता है। कृपया इसको इंग्लिश में भी करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था साइंस के लिए कि कृपया साइंस में, और वैसे भी एग्जामिनेशन में भी, अब अक्टूबर नवंबर में 70 के मेंस का रिजल्ट आने वाला है ना। और आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं हॉल में इंटरव्यू वाले में, तो वहाँ पर आपसे बेसिक इंग्लिश आ रहा होगा, इसका वो उम्मीद करते हैं। आपसे कोई सवाल अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो ये नहीं सुनना चाहते कि हैं क्या पूछा आपने, ये नहीं वो सुनना पसंद करेंगे। कृपया मुझे हिंदी में बताइए, नहीं, आपको इंग्लिश की बेसिक समझ होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, इतना तो समझ जाएं कि भाई क्या कह रहा है। और साइंस के साथ भी वैसा ही है, आप साइंस को हिंदी की जगह पर इंग्लिश में प्रेफर कीजिए। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बोलूँगा टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के लिए आप इंग्लिश का भी सहारा लीजिए, तो इससे चीज़ें बेसिक से क्लियर होंगे और कन्फ्यूजन कम होगा आपको। तो मेंस के जिनका होगा इंटरव्यू के लिए मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा, जितना हद तक होगा गाइड करूँगा, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। अग्नाशय, इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जो शुगर है वो कितनी मात्रा में होगा, कम ज़्यादा, यही बैलेंस करता है। भ्रूणीय विकास में ब्लास्टुला का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द ब्लास्टुला इन एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट? ब्लास्टुला क्या है यह पूछा जा रहा है। तो यह खोखली कोशिकाओं का गोला होता है, हॉलो बॉल्स ऑफ सेल होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते एग्जामिनेशन में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का क्या कार्य होता है? लिगामेंट का कार्य होता है हड्डियों को जोड़ना। कनेक्टिंग बोन्स हड्डियों को जोड़ने का काम होता है, कनेक्टिंग बोन्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का कार्य होता है बोन्स को जोड़ के रखना। इसका आंसर ए हो जाएगा। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आंतों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मांसपेशी इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसमें पाई जाती है। इंटेस्टाइन स्मॉल एंड बिग होता है, 2 होते हैं। चिकनी मांसपेशी अनैक्षिक होती हैं और आंतों, रक्त वाहिकाओं आदि में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से आंतें और जो हमारे रक्त वाहिकाएँ हैं उसमें भी पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लड वेसल्स कहा जाता है रक्त वाहिकाओं को। ब्लड वेसल आसानी से याद रह जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण। इसका आंसर बी हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का अवशोषण। इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी में सवाल की भाषा थोड़ी सी अलग है। इसका मुख्य सवाल जो है वो है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन? हमारा जो डाइजेशन है, पाचन तंत्र है, उसमें छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये यहाँ पर सही सवाल होना चाहिए। छोटी आंत का पाचन में मुख्य कार्य क्या है? इस प्रकार से होगा, ग्रामेटिकल एरर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पोषक तत्व का अवशोषण, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा को अवशोषित करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। श्वसन में गैस विनिमय कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूपिकाओं में। कूपिकाओं में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। कूपिकाएँ एल्वियोली, फेफड़ों में वह स्थान है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में चला जाता है। हेमोग्लोबिन्स का नाम आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो शरीर से बाहर दूसरे नाक के द्वारा निकल करके आ जाते हैं।
रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतकों तक अर्थात टिश्यू तक, टिश्यू क्या होता है? सेल का बना होता है टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का बनाते हैं और टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं, यानी कि सबसे अंतिम सिरा टिश्यू तक ले जाते हैं, उसके पश्चात से सेल में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उपयोग करके पावर जनरेट किया जाता है, शक्ति बनाई जाती है जिससे आपका शरीर चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परिवहन का मुख्य कार्य होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो किडनीज में होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर ब्लड से जितना हम इम्प्योरिटीज़ हैं उसको प्योरीफाई करता है ये किडनी, और वहाँ से हमारे शरीर के उत्सर्जन अंग के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंसेज? बैलेंस जो आपका बनता है, चाहे वो खड़ा रहने में ही क्यों ना बैलेंस हो, संतुलन जो आपका बनता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो संतुलन जो है वो कौन बनाता है आपके ब्रेन में? तो सेरिबेलम इसका नाम है, सेरिबेलम, सेरिबेलम इसका नाम है। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। संतुलन समन्वय को नियंत्रित करता है यह हमारे शरीर में। जिनका ये हिस्सा खराब होता है वो संतुलन नहीं बना पाते हैं, समन्वय नहीं बना पाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये तो मैंने पहले भी करवाया था। यह मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मैंने दो प्रकार के थायराइड भी बताए थे, हाइपर और हाइपो बताया था। एक में ज़्यादा इसका सिक्रीशन होता है तो भी समस्या है, शरीर पतला हो जाएगा, और एक में अगर सिक्रीशन इसका कम हो जाता है तो आपका शरीर मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की समस्याएँ बनाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र में कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? तो जोड़ों में लचीलापन जो है कार्टिलेज के कारण ही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, कंकाल तंत्र में जो कार्टिलेज होता है, जो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका जॉइंट मुड़ रहा है, वो इसी के कारण से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। हृदय मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? जो हमारा हृदय है उसकी जो मांसपेशियां अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। हमारी इच्छा से कैसे चल सकते हैं? हमारी इच्छा से चलेगा तो हमें तो इच्छा मृत्यु का वरदान हो जाएगा। गंगापुत्र भीष्म का जो हृदय होगा वो ऐच्छिक प्रकार का होगा, उनके मन के हिसाब से चलता होगा, जब तक चाहेंगे तब तक चलता रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। हृदय मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं और स्वचालित रूप से संकुचन करती हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। यकृत का पाचन तंत्र में क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा पित्त का स्राव करना, पित्त का स्राव करना। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुपिकाओं में होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ देर पहले भी ये करवाया था, अभी कुछ देर पहले भी ये सवाल हुआ था, रिपीट हो गया है। रक्त का मुख्य घटक क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। रेड ब्लड सेल जो है ये H2 नहीं O2 का परिवहन का काम करते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्लाज्मा रक्त का मुख्य घटक है जो लगभग 55% हिस्सा बनाता है और पानी, प्रोटीन, अन्य पदार्थों को ले जाता है। ब्लड का 55% प्लाज्मा ही होता है। किसी किसी को बीमार होने पर प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है जिनके अंदर रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र मार्ग का कार्य क्या होता है? यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। इसका वही कार्य होगा। मूत्र का निष्कासन कार्य होता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में जो अलग अलग हैं उसको भी पढ़ के जाइएगा, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। मानव शरीर और सेल बायोलॉजी और पादप, ये तीन ही है बायो के मुख्य अंग, और इन्हीं तीनों से आपके सवाल आते हैं। बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक यानी कि फंक्शन क्या है, नाम क्या है, किसको क्या कहा जाता है, बस इसी से सवाल आते हैं बायोलॉजी में। चूँकि हम लोग इसका अध्ययन नहीं करते। आप मुझे बताइए, पॉलिटी आप साल भर घसते हैं, हिस्ट्री आप साल भर करते हैं, इसीलिए आपको आसान लगता है ये। अब किसी नीट वाले को पकड़ा दीजिए बायो का ये सब सवाल, बोलेगा क्या आप दे रहे हैं आप, क्योंकि उनके लिए ये आसान है, क्योंकि साल भर वो इसको घसते हैं। समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ। तो आपको टफ साइंस इसीलिए लगता है क्योंकि हम इसका कम पढ़ते हैं। प्रीलियम से पहले उल्टा लिया, याद कर लिया, चले गए एग्ज़ाम, वहाँ उल्टी करके आ गए। इसी प्रकार का काम करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा और याद भी होने लग जाएगा। कठिन नहीं है बायो, बहुत कुछ छोटा सिलेबस है।
लेकिन उसमें शब्द चूँकि कठिन हैं और अनजान से लगते हैं क्योंकि कम पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है आपको। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट रेट? इसका आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नाम है इसका। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एड्रेनालाइन का स्राव कहाँ से होता है? सही शब्द पढ़ना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी हो जाएगा। अधिर्वकी ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड से होता है। नाम हार्मोन का मिल रहा है उस ग्लैंड से। इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, यह पिछले वीडियो में बताया था। भ्रूणीय विकास में गैस्ट्रुलेशन का कार्य क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र में अस्थि मज्जा का क्या कार्य होता है? तो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये पिछली बार मैंने पूछा भी था। अस्थि मज्जा जो होते हैं, अस्थि मज्जा लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करती हैं, इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूस रेड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम जरूर होना चाहिए। मांसपेशियों में संकुचन के लिए कैल्शियम आपके शरीर में चाहिए होता है। ये नहीं रहने से संकुचन में दिक्कत आती है, और आपने देखा हो कई सारे लोगों को जो दिक्कत आने लग जाती है कैल्शियम की कमी से, हड्डियों में दर्द, वो यही कारण होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, कैल्शियम आयन मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक है, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच बंधन को सक्षम करते हैं। कैल्शियम आयन्स आर एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनेबलिंग बाइंडिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये भी याद रखिएगा, इनके बीच बाइंडिंग किसके कारण से होता है? तो कैल्शियम आयरन के कारण से होता है। कैल्शियम आयन के कारण से होता है, कैल्शियम आयन के कारण से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अमाशय इससे होगा, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। पूछा जा रहा है में ही होगा, में ही होगा, क्योंकि ये पाचन में मदद करता है। एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, एंजाइम है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पेप्सिन है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। पेप्सिन को पेप्टाइड्स भी कहा जाता है, पेप्टाइड्स कहा जाता है, पेप्टाइड्स। यह किसका पाचन करता है? तो पौ से पेप्सिन, पौ से पेप्टाइड्स और पौ से प्रोटीन का पाचन करता है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है, वसा का। ये ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, तो लाइपेज वसा में पाचन मदद करता है। श्वसन तंत्र में श्वसन नली का कार्य क्या है? तो हवा का मार्ग, एयर पैसेज बनाना, यही इनका कार्य होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन ब्लड? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, डिजीज रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं हमारे ब्लड में। बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या है कि मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? ये तो अभी हमने कर लिया। और यूरिन को स्टोर करते हैं, ये ऊपर जो था उत्सर्जित वाला था, ये स्टोर करते हैं और स्टोर के पश्चात से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका काम स्टोरेज का होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में सिनेप्सेज क्या है? सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है? तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के बीच का अंतर को कहा जाता है सिनेप्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। सिनेप्स न्यूरॉन के बीच का अंतर है जहां तंत्रिका संदेश रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचारित होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेलाटोनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो यह पीनियल ग्लैंड से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करता है यह। भ्रूणीय विकास में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा का कार्य होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 230 जॉइंट्स हैं, 230 जॉइंट्स होते हैं। मानव शरीर लगभग 230 जोड़े हैं जो गति और लचीलापन प्रदान करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन स्केलेटन सिस्टम? तो 230 जॉइंट्स हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन का क्या कार्य होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन का कार्य होता है इनका। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा।
पाचन में अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो ये पाचक एंजाइम का स्राव करता है, जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज जैसे पाचन एंजाइम स्रावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में कूपिकाएँ ये गैस के थैले होते हैं जहाँ पर हवाओं का क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो रक्त के जमाव को करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स रक्त जमाव मदद करते हैं, जैसे चोट लगने पर रक्त स्राव जो रुकता है वो प्लेटलेट्स के कारण से ही रुकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। गुर्दों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन कहा जाता है। गुर्दों में नेफ्रॉन रक्त को छान करके मूत्र बनाते हैं, जिसे निस्पंदन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसका जो वीडियो होगा उसको भी जा कर के देखिएगा, प्लेलिस्ट ही होगा, साइंस 2025 MCQ नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें आपको सारे के सारे MCQ मिल जाते हैं। उसको ज़रूर ही देखिएगा, तभी आगे देखिएगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं, सीक्वेंस में चीज़ों को देखेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। टेस्ट सीरीज़ भी अपना चल रहा है, 15 जून से ही शुरू हुआ था, टेलीग्राम पर ही चलता है। उसमें 25 टेस्ट है, 25 रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको, और उसका एक्सप्लेनेशन का PDF भी मिलेगा। और ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है। अभी तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गया है, काफ़ी सही रहेगा आपके PT एग्ज़ाम के लिए। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क रीढ़ रज्जु, जिसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसका कार्य आपसे पूछा गया कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? संदेश का संचरण, रक्त का परिवहन, डाइजेशन या फिर श्वसन, किस में काम होता है? तो वह मैसेज ट्रांसमिशन के काम आता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है यह मैसेज ट्रांसमिशन के काम आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। कार्टिसोल का स्राव कहाँ से होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तनाव, चयापचय, प्रतिरक्षा को नियंत्रित करता है। यह जो अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से निकलता है। जनन तंत्र में अंडाशय का क्या कार्य होता है? तो शुक्राणु का उत्पादन, स्पर्म प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एग प्रोडक्शन का काम करता है यह। अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन का। अंडाशय महिलाओं में अंडे और हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र में टेंडन का कार्य क्या होता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का जो काम होता है। मसल्स को जो हड्डियां होती हैं उनसे जोड़ने का, कनेक्टिंग मसल्स एंड बोन्स, मसल्स एंड बोन्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम टेंडन ही करता है, टेंडन ही करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण कब होता है? व्हेन इज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल? ऑक्सीजन की कमी के दौरान, रक्त परिवहन के दौरान, पाचन के दौरान, नींद के दौरान। तो ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी के दौरान लैक्टिक एसिड का बनना होता है, किसमें? मसल्स में। और लैक्टिक एसिड तब बनता है जब मांसपेशियां एनारोबिक श्वसन करती हैं, जैसे कि तीव्र व्यायाम के दौरान। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण से आपके मसल्स में पेन होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या बहुत दिनों के पश्चात अगर कोई आप एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होता है। और इसको फिर इलाज कैसे है इसका? सबसे अच्छा तो सीधी सी चीज़ है, इसको हीट करना होता है, गर्म करना होता है। जैसे गर्म पानी का सेकन या फिर आग के पास में बैठने से ये दर्द आपका दूर हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण से ही एक्सरसाइज, व्यायाम या दौड़ने के पश्चात से ये आपको तेज़ दर्द उत्पन्न होता है। मसल्स का पेन होता है, वो मसल्स का कोई ख़राब नहीं होता है, वो पेन कुछ भी ख़राब नहीं होता है। 1-2 दिन के बाद से वो खुद ही सही हो जाता है, या तो फिर आप उसको सेकन के द्वारा सही कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड उसके पीछे होता है। पाचन पित्त का क्या कार्य होता है? तो वसा का पाइसीकरण करना, यही इसका काम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। फैट का इमल्सिफिकेशन करना, यह इसका काम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, फैट को छोटे छोटे कणों में, जिससे लाइपेज द्वारा वसा का पाचन संभव हो पाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। श्वसन तंत्र में गलकोष का क्या कार्य होता है?
इसका कार्य जो होता है वो होता है ध्वनि का उत्पादन करना, साउंड का प्रोडक्शन करना। आपके गले से जो आवाज़ आ रही है वो इसी का काम होता है, इसी का काम होता है। वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। वॉइस बॉक्स ध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार। इसका आंसर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का जमावट, रोग प्रतिरोध, पोषक तत्व का परिवहन। तो रक्त रोग प्रतिरोध का काम तो व्हाइट ब्लड सेल का होता है। ऑक्सीजन परिवहन का काम जो होता है यह हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतक यानी कि टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से फ्रॉम टिश्यू कहाँ तक, तो फेफड़ों तक लाने का, लंग्स तक लाने का कार्य यह करता है। लंग से ऑक्सीजन लेकर के टिश्यू तक जाएगा और टिश्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो इसको लौटा देगी और लेकर के फेफड़े तक आ जाता है। जो आप सांस ले रहे हैं, जिसमें सांस ले और छोड़ दोनों रहे हैं आप, उसी में यही काम आपके शरीर में भी हो रहा है। उत्सर्जन तंत्र में यूरेटर का क्या कार्य होता है? तो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना इसका कार्य होता है। बी आंसर इसका हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन द नर्वस सिस्टम? तो तापमान और हार्मोन का नियंत्रण यही करता है। टेम्परेचर एंड हार्मोनल रेगुलेशन, नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस का ही होता है। हाइपोथैलेमस का ही होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और हार्मोन सिक्रेशन के रेगुलेशन के लिए उपयोग होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा लेबर एंड मिल्क सिक्रेशन। प्रसव और दूध का स्राव जो होता है महिलाओं में, ऑक्सीटोसिन के कारण से ही हो पाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन, स्तनपान के दौरान दूध स्राव को प्रेरित यही हार्मोन करता है। एक्सटर्नली भी कई सारी महिलाओं के इसको लगाना पड़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि भ्रूणीय विकास में एम्ब्रियोटिक लिक्विड जो होता है, फ्लूइड जो होता है, उसका क्या काम होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एमनियोटिक लिक्विड का, फ्लूइड का क्या काम होता है? तो भ्रूण की सुरक्षा करना, एम्ब्रायो का प्रोटेक्शन करना, ये इसका काम होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। ये सबसे कठिनतम सवाल अगर आपसे पूछेगा तो इसी प्रकार का सवाल पूछेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में क्रैनियल देखिए क्या है? एमियोटिक द्रव भ्रूण को झटकों से बचाता है, स्थिर तापमान बनाए रखता है, एक तापमान स्थिर रखता है, इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कंकाल तंत्र में क्रैनियल हड्डियां क्या होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खोपड़ी की हड्डियों के, स्कल बोन्स को क्रैनियल हड्डियां कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत ही कठोर संरचना है। जो आपको बाहर से दिख रहा है ना, वो बहुत ही कठोर संरचना है। यह कंकाल जो खोपड़ी होता है, स्कल बोन्स होते हैं, उसका काम करता है। यही इसको क्रैनियल हड्डियां कहा जाता है। मांसपेशी संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बहुत आसान सवाल, बहुत बार मैंने पढ़ा दिया। अब तो आपको एटीपी, एड्रोनेसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। एटीपी इसको कहा जाता है। पाचन में गृहिणी का कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना, यही इसका कार्य होता है। गृहिणी जो होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। यहाँ पर अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और फिर वो हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुँच जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। श्वसन तंत्र में ब्रोंकियोल्स का क्या कार्य होता है? रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसमें ब्रोंकियोल्स होता है। इसका क्या कार्य होता है? कठिन शब्दावली है, लेकिन याद कर लीजिएगा। आसानी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, कम स्पीड में, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। श्वसन तंत्र में इसका क्या कार्य होता है? तो एयर पैसेज का निर्माण करना, एयर पैसेज का काम होता है। हवा को श्वास नलिकाओं से कूपिकाओं तक ले जाने का काम इसी का होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा का 90% हिस्सा पानी होता है और रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% हिस्सा है और इस प्लाज्मा का 90% हिस्सा वाटर होता है जो अपने में और अदर सब्सटेंस को घोलने की क्षमता रखता है। उत्सर्जन तंत्र में यकृत का क्या काम होता है? तो यूरिया का फॉर्मेशन करना, यही इसका काम होता है।
ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तंत्रिका तंत्र में डेंड्राइट्स का कार्य क्या होता है। तंत्रिका तंत्र में हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें डेंड्राइट्स का कार्य क्या होता है। संदेश ग्रहण करना, संदेश का संचरण करना, ट्रांसमिटिंग मैसेज, ब्लड ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिसीविंग मैसेज, ट्रांसमिटिंग मैसेज, ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन, संदेश ग्रहण, संचरण। इसका आंसर रुका हुआ मैं इसीलिए ताकि इसका आप आंसर निकालें। इतनी बार मैं सवाल हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही थोड़ी नहीं पढ़ूंगा। संदेश ग्रहण करना इसका आंसर ए हो जाएगा। रिसीविंग मैसेज इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट्स न्यूरॉन में संदेश को ग्रहण करते हैं और उन्हें कोशिका शरीर तक ले जाने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स का यही काम होता है। इतनी गहराई तक मैंने आपको बायो में करवाया है ना MCQ कि यहाँ से ज़रूर पूछे जाने की संभावना बन रही है। बेसिक सवाल तो आपने घटना चक्र लूसेंट से किया ही होगा, इसको भी कर लीजिएगा अच्छे से, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोलैक्टिन का मुख्य कार्य क्या है, तो मिल्क का प्रोडक्शन करना, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को प्रेरित करता है यह, और पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है यह। भ्रूणीय विकास में एक्टोडर्म से क्या बनता है, तो इससे नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। बच्चों में जो नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है वो इसी के कारण से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल में क्या शामिल होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एक्सियल स्केलेटन। खोपड़ी और रीढ़, स्कल एंड स्पाइन, हाथ और पैर, कूल्हे और शोल्डर्स। जो हमारा अक्षीय कंकाल है, मैंने उस दिन आपको समझाया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमारे कंकाल तंत्र के बारे में एक्सियल कंकाल मैंने आपको समझाया था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो एक्सियल कंकाल है उनमें कौन कौन से शामिल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी ने निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। खोपड़ी और रीढ़, स्कल एंड स्पाइन जो होंगे ये इसी में शामिल होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। मांसपेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट का क्या कार्य होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स। इसका कार्य जो होता है यह एनर्जी को स्टोर करना। मांसपेशियों में एनर्जी स्टोरेज का काम होता है, इसका एनर्जी स्टोरेज का काम होता है। पाचन में बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, तो पानी का अवशोषण करना। सबसे मुख्य कार्य जो होता है इसका वाटर को एब्जॉर्ब करना, यही इसका मुख्य काम होता है। बड़ी आंत में पानी इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है और मल बनाने का काम करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में नासिका का क्या कार्य होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नजल इन, कहाँ पर बोला जा रहा है, तो श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कार्य होता है इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, हवा निस्पंदन और नमीकरण, ये इसका काम होता है। एयर फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन इसका कार्य होता है। इसका आंसर ए हो जाए। अगला सवाल है कि रक्त में लसिका का क्या कार्य होता है, तो रोग प्रतिरोध का काम होता है। डिजीज रेसिस्टेंस का काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। रोग जनकों से लड़ने मदद करता है। बहुत सारे सवाल का आपको ए आंसर दिख रहा होगा। दरअसल जब हम MCQ बना लेते हैं, टाइप हो जाता है, तो रॉ टाइप होता है, तो उसको फिर AI को मैं देता हूँ कि इसको सही से एक फॉर्मेट में, जैसे कि क्वेश्चन बोल्ड हो, ऑप्शंस सही हो, हिंदी इंग्लिश में हो, तो इस प्रकार से करने के लिए देते थे। सारा करेक्ट आंसर एक ही ऑप्शन में लिख करके दे देता है। इतना बेवकूफ़ AI पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा होगा मैंने। तो इस प्रकार से ये दिक्कत आ गई, लेकिन आपको आंसर से काम है, आंसर आपको दिख रहा है, आंसर पर कंसंट्रेट कीजिएगा। बाकी ए ऑप्शन अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ना रहे, खुद ही से प्रयास करेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में त्वचा का क्या कार्य होता है। MCQ खुद बनाते हैं हम, वो AI से नहीं बनता है सारा। ठीक है। हाँ, अरेंज करने में ज़रूर इसका मदद लिया जाता है, ये तो सही है। उत्सर्जन तंत्र में त्वचा का क्या कार्य होता है, तो स्वीट का क्या करना, उत्सर्जन करना, पसीना का उत्सर्जन करना, ये इसका काम होता है। पसीने के माध्यम से पानी और लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में माइलिन क्षेत्र का क्या काम होता है, इसका काम क्या होगा, इसका आंसर भी ए ही होगा। तंत्रिका संदेश की गति को बढ़ाना, इंक्रीजिंग नर्व इम्पल्स स्पीड, ये इसका मुख्य काम होता है। माइलिन शीथ जो होता है न्यूरॉन्स को इंसुलेट करता है। तंत्रिका संदेश की गति को बढ़ा देता है, संदेश की गति को बढ़ा देता है यह।
ग्लूकागन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये तो सबसे आसान सवाल हो गया, ये सभी को पता होगा, सभी ने ये सवाल ट्राई किया होता है, प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा गया है। तो इंक्रीज ब्लड शुगर, रक्त शर्करा को बढ़ाना ग्लूकागन का मुख्य कार्य होता है। ग्लूकागन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ करके, कहाँ पर? यकृत में, रक्त में, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। उससे क्या होगा? आप शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ने से बैलेंस बना रहता है, ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा ही होना चाहिए। भ्रूणीय विकास में मेसोडर्म से क्या बनता है? तो इससे हृदय और मांसपेशियों का निर्माण होता है, हार्ट एंड मसल्स का निर्माण होता है। मेसोडर्म से हृदय, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और रक्तवाहिकाएँ, इनका निर्माण होता है भ्रूण के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र पसली का क्या कार्य होता है? फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट्स, इसकी सुरक्षा करना। पसली छाती के अंग जैसे कि फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करता है और हमारे शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है। यह मांसपेशियों में संकुचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड? इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया को समझाती है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन स्लाइड करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है कि पाचन में ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में उसको तोड़ देता है, जिसके पश्चात से उसका सही पाचन संभव हो पाता है। इसका आंसर प्रोटीन पाचन हो जाएगा। श्वसन में डायफ्राम की गति कैसी होती है? तो नीचे की ओर संकुचन, डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है इसका हो जाएगा नीचे की ओर संकुचन। श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है, जिससे फेफड़े में हवा खींची जाती है और उसके पश्चात से फिर वो सही हो जाता है। रक्त में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एल्डोस्टेरोन कहा जाता है इसको, एल्डोस्टेरोन कहा जाता है। रक्त में व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड प्रेशर इन द ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या हो जाती है तो इसी हार्मोन के कारण से होती है, एल्डोस्टेरोन कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन अधिविक ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और सोडियम पोटेशियम संतुलन के माध्यम से रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सोडियम पोटेशियम नियंत्रण के माध्यम से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह इसका एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। कहाँ पर आपने किया है ये MCQ, मुझे भी ज़रा बता दीजिएगा। उत्सर्जन तंत्र में डायलिसिस क्या है? तो कृत्रिम रक्त शुद्धिकरण, जिनका शरीर जो है, गुर्दा जो है, जिसको किडनी कहा जाता है, जब वो सही से काम नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो उनको आपने देखा होगा डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है। तो उसी डायलिसिस में क्या होता है? ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है, क्योंकि किडनी का काम वही है। हमारे शरीर में 2 प्यूरीफायर लगे हुए हैं जो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम रक्त शुद्धिकरण, आर्टिफिशियल ब्लड प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस प्रक्रिया को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में रिफ्लेक्स क्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्वचालित प्रक्रिया होती है या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। रिफ्लेक्स क्रिया एक त्वरित स्वचालित प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क के बिना रीढ़ रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के बिना हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। यह टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पुरुष में यौन विशेषताओं को नियंत्रित इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। भ्रूणीय विकास में एंडोडर्म से क्या बनता है? तो इससे पाचन तंत्र का निर्माण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में सिनोवियल जोड़ का क्या कार्य है? इसका कार्य है प्रोवाइडिंग मोमेंटम, इसका यही कार्य होता है, कंकाल तंत्र में मौजूद होता है और इसका जैसे घुटने, कंधे, शरीर में गति, लचीलापन प्रदान करना, ये इसी का कार्य होता है। मांसपेशियों में ट्विच फाइबर जो होता है, ट्विच फाइबर कहा जाता है। यह क्या है? तो तेज़ी से संकुचन करने वाले तंतु होते हैं। इसका आंसर तेज़ी से संकुचन करने वाले शंकु होते हैं और यह
तेज़ दौड़ने में मदद करते हैं, जैसे तेज़ दौड़ने के दौरान आपको ये मदद करते हैं। पाचन तंत्र में ईसोफेगस का क्या कार्य होता है? तो भोजन को आमाशय तक ले जाने का, ट्रांसपोर्टिंग फूड टू द स्टमक, ये इसका काम होता है। ये जो होता है गले से लेकर के हमारे आमाशय तक जो जाता है उसको भी ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का काम करता है। यह इसका भोजन को आमाशय से ले जाने तक का काम है। श्वसन तंत्र में फेफड़े की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये बकवास सवाल है, ये गलत सवाल है, मिस टाइप है, यह मिस टाइप सवाल है। इसमें सवाल कुछ और डालना तो ऑप्शंस गलत हो गए यहाँ पर। परिसंचरण तंत्र में महाधमनी का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। उत्सर्जन तंत्र में ग्लोमेरुलस का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन तंत्र में आपसे पूछा जा रहा है तो रक्त का, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यह इसका काम होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, ये इसका काम होता है। तंत्रिका तंत्र से सेरेब्रम कॉर्टेक्स का क्या कार्य होता है? तो सोच और निर्णय लेना जो है यह इसी के द्वारा होता है। क्या बोला जाता है इसको? सेरेब्लर कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। सोच, स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता, निर्णय लेने जैसे मस्तिष्क जो कार्य होते हैं वो इसी अंग के द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सोच और निर्णय लेना इसका आंसर हो जाए। अगला देखिए क्या है कि अंतःस्रावी तंत्र में व्हाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन द इंडोक्राइन सिस्टम? इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम यही करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और बहुत सारे महत्वपूर्ण हार्मोन जो हैं वो यहीं से सिक्रेशन होता है उनका, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक माना जाता है। यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है। जनन तंत्र में फॉलोपियन ट्यूब का क्या कार्य होता है? फॉलोपियन ट्यूब का कार्य होता है एग को ट्रांसपोर्ट करना, यही इसका कार्य होता है। कंकाल तंत्र में फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह हड्डी जो है हमारे जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर जो जांघ की हड्डी है ये एक स्वरूप में सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में जो मौजूद है वह फीमर हड्डी ही होती है। यह जांघ क्षेत्र में पाई जाती है, फीमर हड्डी ही होती है। इसका आंसर फीमर हड्डी जांघ हो जाएगा। मांसपेशियों में स्लो ट्विच फाइबर का क्या कार्य है? ये रिपीटेड सवाल है, अभी हमने किया है इस सवाल। 102 भी रिपीटेड है। पाचन तंत्र में लाइपेज का क्या कार्य होता है? तो वसा का पाचन। सबसे शानदार आपका ह्यूमन बॉडी से संबंधित 100 MCQ मैंने आपको करवाए हैं। पिछले वीडियो में 50 और आज अप्रॉक्स 50 के करीब में MCQ करवाए, जिसमें से 3 सवाल जो थे जिसको मैंने खुद ही हटाया है। 47 के करीब में MCQ करवाए हैं मैंने आपको। तो ये बहुत ही शानदार MCQ हैं। आप जो लूसेंट घटना चक्र कर रहे हैं उसके साथ इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें पादप से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, यानी कि पेड़ पौधे किस प्रकार से बढ़ते हैं, उनका सेल क्या है, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और आज से ही आज अगर तीसरा वीडियो आएगा तो उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के MCQ शुरू किए हैं। जैसे आज हम लोग जो MCQ करेंगे वो है नॉर्थ अमेरिका जो उपमहाद्वीप है, इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। उसके लेक्स, रिवर और मरुस्थल, पहाड़, उद्योग धंधे, कहाँ पर कौन सा शहर है, ये जो होते हैं यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इन सब को मिला करके जो सवाल होता है ना वो मैं आज ही ज़्यादातर संभावना है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको नॉर्थ अमेरिका के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और वो वीडियोज़ बड़े होंगे, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा। कंटेंट तो मैं सारा दे रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा बंधुओं, वो है रिवीजन, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो रिवीजन कीजिए बार बार और सही प्रकार से कीजिए, सही से पढ़ करके कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।